स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी में। आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन। पूर्ण हर चैप्टर से 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनसे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन नहीं, हम लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन करेंगे बहुत ही जल्दी। एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए अगर आज की क्लास आप पूरी देख रहे हैं तो आपके 25 से 30 नंबर अगर आपने नहीं भी तैयार है तो भी तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीट्स मेकिंग इंडस्ट्री वॉज फेमस एट। जो मनके बनाने की इंडस्ट्री थी वो कहां पर फेमस थी? तो इसका आंसर है चांदहुदारो। चांदहुदारो में फेमस हुआ करती थी। लोथल में भी पाई जाती थी, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको चुनना है चांदहुदारो। लोथल किस लिए? डॉक यार्ड। यहां पर क्या पाया जाता था? डॉक यार्ड, यानी कि ये फेमस था अपने पोर्ट के लिए। लोथल पड़ता कहां पर है? लोथल पड़ता है गुजरात में। धौलावीरा, धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में। एक एक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। कहां पड़ता है धौलावीरा? गुजरात में। धौलावीरा किस लिए फेमस था? धौलावीरा अपने वाटर रिजर्वायर्स के लिए प्रसिद्ध था। वाटर रिजर्वायर के लिए फेमस था। इसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन अब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे यहाँ के, यानी कि प्लॉट फील्ड। प्लॉट फील्ड। आपका काम केवल इतना है कि आप एक कॉपी लेकर के बैठे, वो बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जल्दी नोट करें। कालीबंगन में प्लॉट फील्ड के हमको एविडेंस मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन। हड़प्पन्स किस मेटल से परिचित नहीं थे? तो याद रखना है हमको कि एक आयरन ऐसा मेटल था जो कि 1000 BC में मिला था। अगर आप ध्यान दें तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मैच्योर हड़प्पन टाइम पीरियड कितना था? तो 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE का टाइम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का था। लेकिन आयरन तो मिला था जाकर हमको 1000 BCE में। कहां मिला था? अतरंजी खेड़ा। कहां पर मिला था? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहां पर पड़ता है? यूपी में, एटा के पास। कहां पर पड़ता है? यूपी में, एटा के पास। तो आयरन इनके टाइम पीरियड में नहीं था। हमको इतनी बात याद है तो भी हम निकाल लेंगे। कॉपर, आपको मालूम है कि कॉपर पाया जाता था। ब्रॉन्ज पाया जाता था। ये ब्रॉन्ज यहां का खासियत थी। कॉपर और टिन को, ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टिन को मिला करके क्या बनता है? ब्रॉन्ज। उसके बाद आयरन, यानी कि आयरन नहीं पाया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो गया? आयरन। इसके साथ साथ ये सारे मैच्योर हड़प्पन टाइम पीरियड आपको मालूम हो गया 2600 से 1900। आयरन कब आया था? वैदिक पीरियड में आया था 1000 BC में। कहां पर? अतरंजी खेड़ा, एटा में पाया गया। एटा कहां पर है? यूपी में। कॉपर से नोन थे। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टिन से। और गोल्ड भी आपको मालूम है कि पाया जाता था। और गोल्ड को कहां से, हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड को कहां से इंपोर्ट किया जाता था? तो याद रखना है साउथ इंडिया, या फिर आप बोल दें कर्नाटका। कर्नाटका में भी कहां से अगर पूछ देता है स्पेसिफिकली तो कोल्लार से। कहां से? कोल्लार। ये कोल्लार वही है, कोल्लार गोल्ड फील्ड्स। KGF जो मूवी देखते हैं वो कोल्लार गोल्ड फील्ड्स कहां संबंधित है? कर्नाटका। तो गोल्ड को इंपोर्ट कहां से करा जाता था हड़प्पन टाइम पीरियड में? साउथ इंडिया, कर्नाटका या कोल्लार। जो भी ऑप्शन आता है तो आप देख सकते हैं एक एक के साथ हम 5 6 क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ग्रेट बाथ एसोसिएटेड विद। ग्रेट बाथ कहां पर पाया जाता था? आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर था ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार, जहां पर ग्रुप में लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते टाइम स्नान करा करते थे। सिटाडल में पाया गया था। कहां के? मोहनजोदारो के। कहां पे? मोहनजोदारो। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी कहां पर पाई गई? तो ग्रेट ग्रेनरी भी कहां पर पाई गई? मोहनजोदारो में पाई गई थी। हड़प्पा, हड़प्पा क्या थी? फर्स्ट साइट थी। हड़प्पा क्या थी? फर्स्ट साइट। पूछ दे फर्स्ट साइट कौन सी थी? हड़प्पा फर्स्ट साइट थी। किसने खोजा था? कब खोजा था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। उसके बाद लोथल, याद रखना है लोथल हमारा कहां पर था? गुजरात में, बहुत फेमस था। कालीबंगन हमारा कहां पर पड़ता था? राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान में। इस तरीके से आप तब तक जान चुके होंगे कि हम एक एक क्वेश्चन के अंदर 4 5 क्वेश्चंस करने के। तो याद रखना है ग्रेट बाथ कहां पाया गया था? मोहनजोदारो में। ग्रेट ग्रेनरी कहां पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में। ग्रेनरीज
ग्रेनरीज कुछ कहां पाई गई थी, हड़प्पा में भी, लेकिन ग्रेट ग्रेनरी कहां पाई गई थी, मोहनजोदाड़ो में। लोथल पोर्ट हुआ करता था, यहां पर हमारे बीट्स वगैरह भी बनते थे। विच साइट इज नोन फॉर डॉकयार्ड, आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया है, कहां कौन फेमस था, लोथल। हड़प्पा हमको मालूम है कि फर्स्ट साइट हुआ करती थी। हड़प्पा कहां पर पड़ता है आज की डेट में, ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान में, पंजाब वाला जो प्रोविंस है वहां पर ये पड़ता है। और किस नदी के किनारे है, तो रावी रिवर के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रावी रिवर के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है पूछ देगा तो भोगवा रिवर के किनारे। किस नदी के किनारे है, भोगवा। धौलावीरा भी हमने देखा था पीछे कि क्या पाया गया था धौलावीरा में, वाटर रिजर्वायर्स। एक और क्वेश्चन धौलावीरा से हम देखते हैं। धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या होता है, व्हाइट कलर वेल, यानी कि सफेद रंग का कुआं। धौलावीरा, धौलावीरा सफेद रंग। अब धौलावीरा में एक और चीज फेमस थी, क्या, स्टेडियम। क्या फेमस था, धौलावीरा का स्टेडियम फेमस था। यहां पर पाया गया था साइन बोर्ड भी पाया गया था। क्या पाया गया था, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड जैसे लिखा होता है कि यहाँ स्वागत है आपका, या स्टेडियम, तो इस तरीके का एक साइन बोर्ड भी पाया गया जिसमें सबसे बड़े आकार के अक्षर पाए गए। तो पूछ सकता है कितने अक्षर लगभग पाए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, कितने, 375 से 400 सिंबल्स पाए गए। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी कि वो डेसिफर की जा सकी, इसको डेसाइफर नहीं किया जा सका था, डेसाइफर्ड नहीं की जा सकी है ये आज तक। स्क्रिप्ट का नाम क्या था, स्क्रिप्ट का नाम था बोस्ट्रोफेदान। बोस्ट्रोफेदान स्क्रिप्ट का नाम था, बोस्ट्रोफेदान। कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। आप देखते जाइए कितने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बस ध्यान से देखते जाना है। कौन सी साइट फेमस है डॉकयार्ड के लिए, हमको मालूम चल गया, लोथल। अगला क्वेश्चन, लोथल कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा रिवर के किनारे। इसी के साथ हड़प्पा पहली साइट थी, कहां पर पाई जाती है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में पाई जाती है। किस नदी के किनारे है, रावी रिवर के किनारे है। इसके बाद नेक्स्ट आया धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है। स्टेडियम पाया गया, यहां पर साइन बोर्ड, सबसे बड़े आकार के अक्षर पाए गए। टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितने सिंबल्स, अल्फाबेट्स अगर बोला जाए, पाए गए 375 से 400। क्या उनको पढ़ा जा सका, उनको पढ़ा नहीं जा सका, उनको डिकोड नहीं किया जा सका, डेसिफर्ड आज तक नहीं हो पाए। इसके बाद इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसका नाम क्या था, बोस्ट्रोफेदान। इनकी स्क्रिप्ट का नाम क्या था, बोस्ट्रोफेदान। कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहां पर पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। और ये सबसे बड़ी, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी, राखी गढ़ी। आगे बढ़ते हैं। एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड फाउंड एट, रिपीट हुआ क्वेश्चन, कहां पे पाए गए थे एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, कालीबंगा में। कहां पाए गए थे, कालीबंगा में। बनावली, बनावली कहां पर पड़ता है हमारा, हरियाणा। कहां पड़ता है, हरियाणा में। कहां पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। बनावली में क्या फेमस था, क्या चीज मिली, तो यहां पे टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा मॉडल का हमको प्लो मिला था, यानी कि मिट्टी के हल, मिट्टी के हल मिले कहां पर, बनावली। बनावली कहां पड़ता है, हरियाणा, हमको याद रखना है। हड़प्पा, हड़प्पा की डिस्कवरी, एक बार बार रिपीटेशन करते चलेंगे। हड़प्पा की डिस्कवरी किसने करी थी, दयाराम साहनी। मोहनजोदारो की किसने करी थी, राखाल दास बनर्जी। किसने करी थी, राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने कब करी थी, 1922 में। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखे, इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा है, तो किस नदी के किनारे है, इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन की संख्या देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर हमने कंप्लीट करे। ऐसे ही हमने ये 5 क्वेश्चन मान लेते हैं और एवरेज ले लेते हैं 4-4 का भी, तो हमने कितने 20 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट कर डाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच लैंग्वेज वॉज कॉमनली यूज इन अर्ली इंस्क्रिप्शंस, जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज करी गई थी, उनमें लैंग्वेज यूज करी गई थी प्राकृत। कौन सी लैंग्वेज यूज करी गई थी? प्राकृत भाषा। प्राकृत किसकी होती थी? जनरल पब्लिक की, जन सामान्य की भाषा होती थी प्राकृत। प्राकृत भाषा की स्क्रिप्ट पूछ दे कि स्क्रिप्ट कौन सी होती थी, तो कौन सी होती थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट होती थी? ब्राह्मी। आपसे कोई पूछ दे इंडिया की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्राह्मी क्या थी? ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी। कोई पूछ दे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो जो हमारे सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा की स्क्रिप्ट कौन सी होती है? ब्राह्मी। सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी। ब्राह्मी को किसने डेसाइफर किया था, किसने डिकोड किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। संस्कृत में आपको मालूम है वेदास वगैरह लिखे जाते थे। तमिल हमारी साउथ इंडिया की तरफ की लैंग्वेज थी। पाली में उपदेश दिए गए कुछ बुद्धिज्म वगैरह के। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी जनपदास आर मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे उनमें कितने महाजनपदों की बात की गई है? 16 महाजनपदों की बात की गई है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। कहां से जानकारी मिलती है, कौन से लिटरेरी सोर्सेस से इनकी जानकारी मिलती है? तो 2 लिटरेरी सोर्सेस से। एक अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और दूसरा था भगवती सूत्र। दूसरा था भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित था? बुद्धिज्म से। किससे संबंधित था? बुद्धिज्म। और भगवती सूत्र किससे था? जैनिज्म से। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन समझते जाइए। कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस लिटरेरी सोर्स क्या है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैनिज्म का, अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म का। इसके आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज रोट, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर की तरफ से भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ये ग्रीक एम्बेसडर था। क्या था? ग्रीक एम्बेसडर। ग्रीक एम्बेसडर था। इसके बाद इसने बुक कौन सी लिखी थी? इंडिका। कौन सी बुक लिखी? इंडिका। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। किसने लिखी थी? चाणक्य ने। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य भी है। चाणक्य का नाम एक कौटिल्य भी है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। याद रखना है, अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु थी वो इकोनॉमिक्स नहीं थी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था। क्या था? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चंस ध्यान रखते जाए। राज तरंगणी किसने लिखी थी? राज तरंगणी रिटन बाय कल्हड़। किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। राज तरंगणी बुक किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। एक पूरे फोकस होकर देखते चले जाइए, आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हर्षचरित, हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षचरित बुक लिखी थी बाण भट्ट ने। किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। किसके लिए लिखी थी? जो हर्षवर्धन राजा थे उनके लिए लिखी थी हर्षचरित बाण, रिटन बाय बाण भट्ट। तो इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक एम्बेसडर था। किसके टाइम पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्यन अंपायर का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्राइम मिनिस्टर। जो अंपायर था उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चाणक्य। कहा जाता है चाणक्य की ही वजह से चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन पाए थे? राजा बन पाए थे। ये अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना है, गलती कर देते, इकोनॉमिक्स नहीं था, इकोनॉमी से संबंधित नहीं थी। राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रेजेस ऑफ। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित था? किसकी इसमें प्रेज करी गई थी? तो याद रखना है समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त। किस समुद्रगुप्त? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन था इसको क्या बोलते? प्रयाग प्रशस्ति भी बोल देते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिशेन। किसने लिखा था? हरिशेन। किसके
किसका उल्लेख है? समुद्रगुप्त का। किसने लिखा था? हरिशेन। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में। किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस के लिए किसको जाना जाता है? अशोका को जाना जाता है। बहुत पूरे इंडिया के अंदर इसके इंस्क्रिप्शंस मिले थे। अशोका का एक नाम जो इंस्क्रिप्शंस में मिलता है वो कौन सा? देवानामपीय। देवानामपीय। क्वेश्चंस आप देखते जाइए कितनी बड़ी रेंज के साथ। पियदस्सी क्या मिलता है एक नाम? और पियदस्सी। तो ये किसके? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड था? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त किस टाइम पीरियड का था? गुप्ता टाइम पीरियड का। प्रयाग प्रशस्ति नाम से जानते हैं। कहां पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिशेन ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा। इसके बाद मनुस्मृति मेनली डील्स विद। मनुस्मृति में क्या बताया गया? किस चीज से? सोशल नॉर्म्स एंड ड्यूटीज के बारे में, कैसे आदमी को परफॉर्म करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य होते हैं, इन सब के बारे में किसमें मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति कब से कब तक लिखी गई थी? 200 BCE से 200 BCE से 200 CE के बीच में लिखी गई थी मनुस्मृति। 200 BCE से शुरू करके 200 CE तक मनुस्मृति लिखी गई थी। इसके बाद हाउ मेनी वर्णास वर प्रिस्क्राइब्ड इन द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में कितने वर्ण के बारे में पता चलता है? तो चार वर्ण बताए गए। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। जल्दी से हम इनकी ड्यूटीज भी, क्या क्या इनको काम करने पड़ते थे। ब्राह्मण्स क्या करते थे? लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ वेदास। ये किसका काम था? ब्राह्मणों का। ये क्या करते थे? डोनेशन लेने का। डोनेशन लेना देना किसका काम? ब्राह्मण्स डोनेशन लेते थे। क्षत्रिय का काम क्या होता था? क्षत्रिय का काम होता था लर्निंग ऑफ वेदास कर सकते थे। क्या कर सकते थे? लर्निंग कर सकते थे वेदास की, टीचिंग नहीं कर सकते थे। डोनेशन देते थे। ये क्या करते थे? डोनेशन देते थे। किसको देते होंगे? ब्राह्मण्स को देते होंगे। क्षत्रिय को क्या काम दिया गया था? क्या काम दिया गया था? इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। यानी कि जब भी युद्ध वगैरह जो होंगे उनसे रक्षा कौन करेगा? समाज की क्षत्रिय करेंगे। उसके बाद वैश्य, इनका काम क्या होता था? ये लर्निंग कर सकते थे। क्या कर सकते थे? लर्निंग ऑफ वेदास कर सकते थे। और ये इनका परफॉर्म करना होता था क्या? ट्रेड। ये क्या करा करते थे? व्यापार किया करते थे। शूद्रास को कहा गया कि ये जो तीनों के तीनों ये जो आपके वर्ण हैं, इन सब की क्या करना है? आपको सेवा करना है। इन सब की, इनको सबको सर्विस प्रोवाइड करना ही किसका काम बताया गया? शूद्रास। क्या शूद्रास को वेदों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार प्राप्त था? नहीं। लर्निंग का अधिकार नहीं था। ये डोनेट भी नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा? इनकी ड्यूटीज के साथ हमने ये वर्ण सिस्टम को समझा। इसके बाद जाति रेफर्स टू। ये वर्ण सिस्टम पहले कैसा होता था? कर्म बेस्ड होता था, यानी कर्म पर आधारित होता था। धीरे धीरे जब समाज रिजिड होता गया तो ये जाति सिस्टम में बदल गया। और यहां पर अब जो कर्म के अनुसार ऑक्यूपेशन होता था उसके अनुसार तय होता था कौन किस वर्ण में है, वही अब किस में आने लगा? जाति में बदल गया। यानी कि ये क्या होता था? बर्थ बेस्ड होता चला गया। कैसा हो गया? समाज के रिजिड होते ही ये क्या हो गया? बर्थ बेस्ड सोशल ग्रुप्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैरिज आउटसाइड वंस गोत्र वाज कॉल्ड। एक गोत्र के बाहर मैरिज करना, गोत्र सिस्टम हुआ करता था एंडोगामी। यानी कि जब आप क्या करेंगे? गोत्र सेम जो यूनिट होगा उसमें जब शादी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोगामी। यानी कि सेम गोत्र वगैरह, सेम कास्ट, आसपास के ही किन ग्रुप के अंदर जब हो रही है तो क्या हो गया? एंडोगामी। पॉलीगामी, जहां पर पॉलीएंड्री इसमें देखने मिलता है, पॉलीगैनी देखने को मिलता है। पॉलीगैनी में क्या हो गया? जिस पत्नी की बहुत सारे पति, और पॉलीएंड्री जिस पति की क्या हो गए? बहुत सारी। यानी कि पॉली का मतलब बहुत, ऐसे याद रखिए। पॉलीगैमी में क्या दिख रहा है? बहुविवाह। यानी कि एक ही स्त्री के कई पति होना या एक ही पति के एक की कई वाइफ होना, ये क्या हो गया? पॉलीगामी। एक्सोगामी, वाह,
ये इसका क्या आंसर हो गया? मैरिज आउटसाइड, एक गोत्र के बाहर, ये गोत्र के अंदर, ये गोत्र के बाहर। मोनोगामी, जहां पर एक ही हस्बैंड और एक ही वाइफ रहे, वहां पर क्या हो गया? मोनोगामी। और इसमें क्या हो गया? एक के कई, तो ये क्या हो गया? पॉलीगामी। इंडोगामी क्या हो गया? विद इन ए यूनिट, विद इन ए यूनिट ही जहां शादी, और जहां पर यूनिट के बाहर जाकर के शादी, वो क्या कहलाएगी? एक्सोगैमी। आगे बढ़ते हैं। महाभारत वॉज कंपोज ओवर ए पीरियड ऑफ, कितने सालों के दौरान लिखी गई थी? 1000 सालों के दौरान लिखी गई थी। महाभारत में श्लोकों की, वर्सेस की संख्या कितनी थी? 1,00,000 वर्सेस हुआ करते थे। कितने वर्सेस हुआ करते थे? 1,00,000 वर्सेस हुआ करते थे महाभारत में। महाभारत में ये 1000 वर्षों में लिखी गई, और इसका जो क्रिटिकल एडिशन था वो 1919 से स्टार्ट हुआ। इसको पूरा होने में लगभग 47 साल का समय लगा। कितना समय लगा? 47। किसके अंडर में? वीएस सुक्थांकर, वीएस सुक्थांकर जी के नेतृत्व में क्रिटिकल एडिशन लिखा गया। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। क्रिटिकल एडिशन किसके अंडर में? वीएस सुक्थांकर। कब से स्टार्ट हुआ? 1919। कितने साल में हुआ? 47 साल में। महाभारत कितने? 1000 साल के पीरियड के दौरान लिखी गई। 1,00,000 वर्सेस हुआ करते थे। न्यू रिलीजियस आइडियाज इमर्ज मेनली इन रिस्पॉन्स टू, न्यू रिलीजियस आइडियाज क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए जो रिचुअल्स थे वो बहुत रिजिड होते जा रहे थे, तो उन्हीं के विरोध में क्या हो रहे थे? नए नए धर्म पनप रहे थे। तो क्या हो गया इसका आंसर? फॉरेन इन्वेजन नहीं, रिजिड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, रिजिड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। क्योंकि ब्राह्मण्स मना कर रहे थे, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, ब्याज पे पैसा नहीं दे सकते, भगवान की पूजा करो, पुरोहित कराएगा पूजा। तो ये जो रिजिडिटी आ रही थी समाज में, इसी से बचने के लिए, इसी को इग्नोर करते हुए नए आइडियाज पनपे। तो न्यू रिलीजियस आइडियाज क्यों पनपे आपको पता चलेगा। इसके बाद द 8-fold पाथ इज रिलेटेड टू, 8-fold पाथ किसने? तो 4 यूनिवर्सल ट्रुथ थे, 4 यूनिवर्सल ट्रुथ थे। किसके थे? बुद्धिज्म के 4 यूनिवर्सल ट्रुथ क्या थे? कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण कैसे हो सकता है उसको बताया गया 8-fold पाथ में। तो ये जो दुख है, दुख यानी कि सौरो, इसको ये किस वजह से आता है? ग्रीड की वजह से आता है, या आपके लालच, लालच की वजह से आता है। लालच, तृष्णा। और तृष्णा को रिमूव कैसे कर सकते हैं? तृष्णा को रिमूव कैसे किया जा सकता है, उसी को किसमें बताया गया? 8-fold पाथ। यानी कि इसमें आपको 8 मार्ग बताए गए जिन पर चल करके आप क्या कर सकते हैं? दुखों का निवारण कर सकते हैं, तृष्णा को हटा सकते हैं। तो 8-fold पाथ किस चीज से संबंधित था? बुद्धिज्म से। किससे? बुद्धिज्म से संबंधित था। इसके बाद महावीर वॉज द, महावीर कौन थे? महावीर आपको मालूम होगा कि तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या हो गया? तीर्थंकर कौन होते थे? एक तरीके से टीचर। टीचर जो क्या बताएगा? माया मोह के बंधन से हटना, यानी कि इस माया रूपी संसार से बाहर जा सकने, मोक्ष, सॉल्वेशन की स्टेट प्राप्त कैसे करेंगे, ये कौन बताता था? टीचर। तो उसी को क्या बोलते थे? तीर्थंकर। तो महावीर क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24th तीर्थंकर कौन हुआ करते थे? महावीर हुआ करते थे 24वें तीर्थंकर। आपने जान लिया तीर्थंकर क्या होता है। जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट थे ऋषभ देव। तो आप एक गलती कर देते हैं कभी कभी कि अगर पूछ दिया गया कि जैन धर्म के संस्थापक, फाउंडर कौन थे, तो महावीर का नाम सुना है तो महावीर लगा दिया। नहीं, पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। याद रखेंगे। जैन फिलॉसफी एम्फेसिस किसमें जोर देती है? रिचुअल सैक्रिफाइसेस। रिचुअल सैक्रिफाइसेस वगैरह किसमें होते थे? ब्राह्मण्स वगैरह। तो जब ब्राह्मण्स रिजिड होते गए, ब्राह्मणिकल आइडियाज रिजिड हुए, तभी तो जैनिज्म और बुद्धिज्म पनपा। तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, यानी कि घंघोर तपस्या, बहुत कठिन तपस्या के द्वारा। तो हाँ, ये जैन फिलॉसफी किस पर जोर देती थी? घोर तपस्या पर जोर देती थी। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं हो सकता, मूर्ति पूजा वगैरह। सोशल हायरार्की को ये लोग क्या करते थे? कटाक्ष करते थे। ये कास्ट सिस्टम वगैरह को नहीं मानना चाहिए, ऐसा कहते थे। तो इसका आंसर अपने आप ही निकल रहा है।
आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट स्तूप एट सांची, तो सांची का जो स्तूप था, पहला क्वेश्चन किसके पास बना है? भोपाल। भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश। इसको ओरिजिनली किसने बनवाया था? तो इसको ओरिजिनली बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। एक एक क्वेश्चन के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करना जानिए। इनको सांची के जो स्तूप हुआ करते थे, इनको प्रिजर्व किया था किसने? भोपाल की बेगमों ने सुरक्षित करने का काम किया था। इसके बाद अल बिरूनी केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है अल बरूनी कहां से रिलेटेड था? ख्वारिज्म से। कहां से? ख्वारिज्म से रिलेटेड था। ख्वारिज्म कहां पर है? उज्बेकिस्तान। कहां पर? उज्बेकिस्तान। तो उसके बाद यहां पर जब अटैक किया था महमूद ऑफ गजनवी, महमूद गजनवी बोलते हैं जिसको, उसने 1017 में जब यहां पर अटैक किया, तब ये अपने साथ इसको लेकर के चला गया अल बिरूनी को। तो अल बिरूनी जब इंडिया पहुंचा तो इंडिया की चीजों को देखा, समझा, और ये अपनी मृत्यु की अवस्था तक फिर यहीं पर बना रहा। तो डेथ कब हुई थी? 70 ईयर, 70 साल की उम्र में इंडिया किसके साथ आया था? महमूद ऑफ गजनी या गजनवी। कब आया था? 1017। ओरिजिनली कहां से रिलेटेड था? ख्वारिज्म से रिलेटेड था। इसने एक बुक लिखी थी, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ये किस भाषा में थी? अरेबिक। किस में थी? अरेबिक भाषा में थी। आ गया क्वेश्चन, अलबिरूनी रोड द बुक। अलबिरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी? किताब उल हिंद। आपको पता चल गया तुरंत। देखिए, रहला किसने लिखी थी? इब्न बतूता। किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। रहला किसने लिखी थी? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। कहां से आया था? मोरक्को से। अफ्रीका में एक कंट्री पर था, मोरक्को। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। इसके बाद तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी क्या थी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। ऑटोबायोग्राफी। बाबर की आत्मकथा का नाम, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा बोलते हैं। ये किस लैंग्वेज में थी? चगताई। किस लैंग्वेज में थी? चगताई, या आपको दे सकता है टर्किश। क्वेश्चन सारे बार बार रिपीटिशन हो रहे हैं। रिहला किसने लिखी थी बुक? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। किस भाषा में थी? अरेबिक भाषा में। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक एम्बेसडर। कौन था? ग्रीक एम्बेसडर। किसके? सेल्यूकस निकेटर के टाइम पर सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसके यहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य के यहां। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किसके साथ हुई थी? हेलेना के साथ। किसके साथ हुई थी? हेलेना के साथ। हेलेना कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की वाइफ। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग करके पढ़ते रहिए। तुजु के बाबरी क्या थी? ऑटोबायोग्राफी। किसकी? बाबर की। किसकी? बाबर की। तो बाबर ने ये लिखी थी तुजु के बाबरी। इसको बाबरनामा नाम से भी जानते हैं। किस लैंग्वेज में थी? चगताई लैंग्वेज या टर्किश लैंग्वेज में थी। आगे बढ़ते। अल बरूनी मेनली रोट अबाउट। अल बरूनी ने मेनली किसके विषय में लिखा था? इंडिया के धर्म, विज्ञान, समाज, इनके बारे में लिखा था। अल बरूनी किसके बारे में? इंडिया के धर्म, समाज। इसने हमारे धर्म व्याप्त बुराइयों का भी उल्लेख अपनी पुस्तकों में किया है। इसने चांडाल का भी उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इब्न बतूता भारत किसके टाइम पीरियड में आया? पहली चीज कहां से आया था? मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को। कब आया था? 1333। कब आया था? 1333। उस समय पे क्या थी? दिल्ली सल्तनत थी। क्या थी? दिल्ली सल्तनत। किसके टाइम पीरियड? दिल्ली सल्तनत में किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। 1333। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बना दिया था? काजी बना दिया था। काजी क्या होता है? न्यायाधीश, यानी कि जस्टिस देने वाला। तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको काजी बनाया था? इब्न बतूता को। इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? रहला। किस भाषा में? अरेबिक। फ्रैंकोइस बर्नियर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके टाइम पीरियड में आया था? ये फ्रैंकोइस बर्नियर, पहला क्वेश्चन आ गया, कहां, कब आया था? कहां से आया था? फ्रांस से। कहां से आया था? फ्रांस से। 1656, 1656 से लेकर के 1668 तक, 1668 तक
फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया में रहे, यानी कितने साल रहे? 12 साल। कितने साल रहे? 12 साल, 1656 से 1668। ये जब शाहजहां का अंतिम पीरियड चल रहा था तब आए थे, यानी कि शाहजहां का कुछ टाइम देखा और मेनली किसके टाइम पे रहे? औरंगजेब। शाहजहां एंड औरंगजेब इज द राइट आंसर। शाहजहां के टाइम को भी इन्होंने देखा, लास्ट वाला, और फिर औरंगजेब। ये जब आए थे, ये क्या थे? ये डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर, फिजिशियन बोल सकते हैं, डॉक्टर, फिजिशियन। ये फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन भी थे। ये एक चीज और पूछी जा सकती है कि किसके डॉक्टर बनकर के आए थे? ये दारा शिकोह के। दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का लड़का। शाहजहां के लड़के का नाम क्या था? दारा शिकोह। दारा शिकोह। दारा शिकोह का डॉक्टर बनकर के कौन आए थे? फ्रैंकोइस बर्नियर। कहां से आए थे? फ्रांस से। कब आए थे? 1656 से 1668। कितने साल भारत में रहे? 12 साल भारत में रहे। तो आंसर हो गया शाहजहां एंड औरंगजेब। इसके बाद भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज्ड। भक्ति मूवमेंट किस चीज पर जोर दे रहा था? रिचुअल सेक्रीफाइसेस? नहीं, ये सब जो कमियां आ रही थी इन्हीं में तो रिफॉर्म करने के लिए ये मूवमेंट्स आए थे, भक्ति मूवमेंट्स और आपका सूफी मूवमेंट। उसका कास्ट हायरार्की? नहीं, कास्ट हायरार्की भी नहीं। डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड, यानी कि व्यक्ति की मीडिएटरशिप खत्म कर रहे हैं, यानी कि आप क्या करिए, सीधे भगवान से जुड़िए, पर्सनल गॉड की आप क्या करिए। भक्ति मूवमेंट के दौरान पर्सनल गॉड की पूजा के पर जोर दिया गया। डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड। भक्ति मूवमेंट के एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है। भक्ति मूवमेंट जो था 2 ब्रांचेस में था, कौन कौन सी? निर्गुण एंड सगुण। निर्गुण एंड सगुण। निर्गुण कौन सी होती? जिसमें निराकार मतलब ईश्वर के कोई रूप नहीं है, ईश्वर का फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस ईश्वर की पूजा। और सगुण में जिसमें ईश्वर का आपको रूप दिखाई दे। तो इसके मेन कौन कौन से कवि दिखाई देते हैं? तो आप बोल सकते हैं मीरा बाई। मीरा बाई सगुण भक्ति धारा की थी। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि आपके सूरदास, ये दोनों ही कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। निर्गुण के कौन कौन से थे? कबीर, रैदास एंड गुरु नानक। गुरु नानक। तो यहां जहां पर ईश्वर के रूप की पूजा होती है वो सगुण भक्ति शाखा, और निर्गुण का जहां पे फॉर्मलेस ईश्वर की पूजा होती है वो उसके मेन कौन कौन से कवि थे ये भी आपने देखा। इसके बाद अलवर्स वर डिवोटेड टू। तो याद रखना है 2 थे, अलवर्स एंड नैनार्स। अलवर्स थे एंड नैनार्स। दोनों ही कहां पर पाए जाते थे? साउथ इंडिया में पाए जा रहे हैं। साउथ इंडिया में पाए जा रहे हैं, तमिलनाडु में। तो अलवर्स किनको कहा जाता था? जो किसकी भक्ति करते थे? विष्णु की भक्ति करने वालों को क्या कहा जाता था? अलवर्स। और नैनार्स किसको कहा जाता था? जो शिव की भक्ति करते थे। तो शिव की भक्ति करने वालों को क्या बोला जाता था? नैनार्स। जैसे याद रखेंगे, नयन शिव के तीसरा नेत्र होता है, तो नैनार्स किसकी भक्ति करने वाले? शिव की। अलवर्स जो विष्णु की भक्ति किया करते थे। तमिलनाडु रीजन, साउथ इंडिया से। निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन बिलीव इन। अभी हमने देखा निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन किस पे बिलीव करता था? वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्ति पूजा, गॉड विदाउट फॉर्म। मूर्ति पूजा पे कौन करेगा? सगुण। सगुण भक्ति शाखा करेगी। गॉड विदाउट फॉर्म, जहां पर ईश्वर का कोई रूप नहीं होगा, इसकी पूजा करते थे। टेंपल रिचुअल्स वगैरह को आपने देखा होगा, पूछा जाता है कभी कभी कि कबीर से आज क्या सीखा था? तो कबीर कैसी आलोचना करते थे, धर्मों में व्याप्त बुराइयों को उजागर करते थे, बताते थे। तो टेंपल वगैरह, टेंपल मस्जिद, इन सबकी क्या करी? बुराई करी। तो ये किसमें? निर्गुण भक्ति शाखा में इनकी बुराइयां। तो टेंपल रिचुअल्स को नहीं माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। अजमेर इज एसोसिएटेड विद। कुछ ये सूफी सेंट है, सूफी सेंटों के नाम दिए गए। इनकी दरगाह यानी कहां पर पाई जाती थी उससे संबंधित है। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो पाई जाएगी आपकी कहां पर? फतेहपुर सीकरी। कहां पर? फतेहपुर सीकरी। कहा जाता है यही सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को सन हुआ था। किसको? अकबर का लड़का हुआ था जिसका नाम रखा था सलीम। यही सलीम आगे चल करके क्या बना था? जहांगीर। तो जहांगीर कौन बना था? सलीम। सलीम
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको क्या बोला जाता था? एक इनका नाम था गरीब नवाज। क्या नाम था? गरीब नवाज। गरीब नवाज किसकी उपाधि थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इनकी जो दरगाह थी वो कहां पर थी? अजमेर में। कहां पर थी? अजमेर। तो क्वेश्चन का क्या था? अजमेरी एसोसिएटेड विद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया, याद रखना है इनकी दरगाह कहां पर? दिल्ली। दिल्ली में अगर आप जानते हो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, इनकी कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी दरगाह कहां पर है? इनकी दरगाह कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, लेकिन किसके नाम पर बनाई थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि सूफी सेंट थे। इसके बाद चिराग ए दिल्ली। चिराग ए दिल्ली किसको बोला जाता था? चिराग ए दिल्ली बोलते थे नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन जी की दरगाह कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली। तो टाइटल याद रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन सा टाइटल दिया गया था? गरीब नवाज। गरीब नवाज का टाइटल किसको दिया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर। अकबर इनकी दरगाह पर 14 बार गया था। कितने टाइम? 14 टाइम्स। कौन गया था? अकबर। अकबर यहां पर एक देग, बड़ी सी कड़ाही भी यहां पर डोनेट करके आया था। क्या बोलते थे? देग। तो याद रखना है अजमेर में किसी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत सबसे पवित्र इनकी दरगाह किसको माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह कहां पर है? दिल्ली में। फरीदुद्दीन गंज शंकर कहां पर है? पाकिस्तान में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पे कुतुब मीनार पड़ी है, उनकी कहां पर है? दिल्ली में। चिराग दिल्ली किसे कहा जाता था? नसीरुद्दीन को। इनकी कहां पर है? दिल्ली। आप देख सकते कम से कम 10 क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिए। इससे जल्दी आपको नहीं मिलेगा। सूफी डिवोशनल म्यूजिक इज कॉल्ड। सूफी जाने जाते थे अपने संगीत के कारण, तो इनके संगीत को कव्वाली, जो आजकल हमारे यहाँ सूफियाना म्यूजिक बहुत फेमस हो रहा है, हर तीसरी चौथी मूवी में एक गाना मिल जाता है सूफी से रिलेटेड, तो उनको क्या बोल रहे थे? कव्वाली। जो जिसके उस्ताद करके नाम हुआ करते हैं, उस्ताद। तो अगर आप देखें तो ये जो पूजा करने का तरीका था, जैसे हिंदू धर्म में भजन वगैरह होते हैं, रात में जागरण भजन, तो उसमें क्या होता है? ढोलक बजती है, मजीरे बजते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। वैसे ही ये लोग भी एक इन्वायरमेंट, म्यूजिकल इन्वायरमेंट, क्या होता था? म्यूजिकल इन्वायरमेंट। ये म्यूजिकल इन्वायरमेंट जो होता था, इसको बोलते थे समा। क्या बोलते थे? समा। और ये इनके जो भजन जैसे हमारे यहाँ होते, वैसे इनके यहाँ पर क्या होता था? कव्वाली। क्या होता था? कव्वाली। नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, ये सब कव्वाली गायक पाए जाते। कव्वाली। तो सूफी डिवोशनल म्यूजिक क्या कहलाता था? कव्वाली कहलाता था। शब्द आपको मालूम होगा किस में होता है? सिखिज्म में होता है। विजयनगर अंपायर वॉज फाउंडेड इन। तो विजयनगर अंपायर कब स्थापना की गई? 1336 में। किसने करी थी? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर अंपायर की स्थापना की थी 1336 में। याद रखना है। इसके बाद इसमें 4 वंश आए थे। कितने वंश? 4 वंश। तो ये अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? किंग जो थे कृष्णदेव राय, इसके सबसे विजयनगर अंपायर के सबसे महत्वपूर्ण राजा, सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। तो ये जो विजयनगर अंपायर था, विजयनगर अंपायर में 4 डायनेस्टी हुई। लाइन से ही
याद रखना है, संगम डायनेस्टी, सालोव, तुलुव, आरवीडू। तो कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से थे? कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कृष्णदेव राय की डेथ कब हुई थी? 1529 में। विजयनगर अंपायर कब बसाया गया? 1336। किसने बसाया? हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर अंपायर कहां से कहां तक था? तो कृष्णा रिवर से लेकर के साउथ तक क्या फैला हुआ था? विजयनगर अंपायर। ये मेनली किस लैंड की बात होती थी? तो कृष्णा नदी की ही एक सहायक नदी थी जिसको बोलते थे तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, और ये थी कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा के जो बीच की जमीन थी इसको क्या बोलते थे? रायचूर दोआब। क्या बोलते थे? रायचूर दोआब। याद रखना है, रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच में? कृष्णा और तुंगभद्रा के। विजयनगर अंपायर कहां से कहां तक फैला था? कृष्णा नदी के साउथ से लेकर के पूरा लास्ट तक फैला हुआ था। इसमें विजयनगर अंपायर की स्थापना 1336, हरियाणा एंड बुक्का। इसके सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से? तुलुव। विजयनगर अंपायर में 4, संगम, सालुव, तुलुव, अरविडू। संगम, सालुव, तुलुव और अरविडू। इनकी डेथ कब हुई थी कृष्णदेव राय की? 1529, 1529। विरूपाक्ष टेम्पल डेडिकेटेड था। विरूपाक्ष टेम्पल किसको डेडिकेटेड था? शिव को। विष्णु को कौन था? विठ्ठला टेम्पल। कौन सा? विठ्ठला टेम्पल किसको डेडिकेटेड था? विष्णु को। शिव को कौन सा? विरूपाक्ष टेम्पल डेडिकेटेड था। हम्पी का नाम किसके नाम पर पड़ा? वहां की जो लोकल गॉडेस थी पंपा देवी। पंपा देवी। पंपा देवी के नाम पर क्या पड़ा था? हम्पी का नाम पड़ा था। हम्पी का नाम किसके नाम पर पड़ा था? पंपा देवी के नाम पर पड़ा था। इसके बाद विच ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड विजयनगर एज ए प्रॉस्परस सिटी? तो किस ट्रैवलर ने डिस्क्राइब किया था? ये बताया था डोमिंगो पीस ने। डोमिंगो पीस कहां का था? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ट्रैवलर था डोमिंगो पास, जिसने बताया था कि विजयनगर अंपायर बहुत प्रॉस्परस सिटी था। कहां का था? डोमिंगो पीस, पोर्तुगीज। इसके बाद अल बरूनी। अल बरूनी आपको मालूम है उज्बेकिस्तान। ख्वारिज्म, इब्न बतूता, मोरक्को। फ्रैंकोइस बर्नियर कहां से था? फ्रांस। याद रखना है बार बार, इसीलिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। आईने अकबरी वॉज रिटन बाय। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आईने अकबरी पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है अकबरनामा किसने लिखी थी। अकबरनामा का ही पार्ट था आईने अकबरी। तो अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी थी? आईने अकबरी बोले या अकबरनामा। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? रिलीजन कौन सा चलाया था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, ये रिलीजन किसने चलाया था? अकबर ने। इसको किसी ने भी फॉलो नहीं किया था। ये बेसिकली रिलीजन नहीं था, कई धर्मों में जो अच्छी बातें थी उनका कंपाइलेशन करके इसने चलाया था, लेकिन इसको किसी ने भी नहीं अपनाया। इसको केवल और केवल बीरबल ने अपनाया था। किसने अपनाया था? केवल और केवल बीरबल ने। इसके बाद आगे चलते, द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। कृषि आधारित समाज जो था, कृषक समाज जो था, उसकी बेसिक यूनिट क्या हो सकती है? आपको मालूम होना चाहिए, विलेज। 85% से भी ज्यादा क्या हुआ करते थे? विलेजेस हुआ करते थे। तो इसकी बेसिक यूनिट क्या थी? विलेजेस। मनसबदार्स वर पेड थ्रू। तो पहला क्वेश्चन आ गया मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था? मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि यहां पर क्या था? ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री। अकबर के टाइम पीरियड में एक बहुत अच्छी बात थी, ये जो मनसबदारी सिस्टम लेकर के आया था, इसमें हर व्यक्ति को परफॉर्मेंस करना जरूरी था। किसी को एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रमोशन नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को क्या दिखाना पड़ता था? दिखाना पड़ता था, साबित करना पड़ता था, अपना युद्ध कौशल, रण कौशल दिखाना ही दिखाना पड़ता था। तो मनसबदार क्या थे? कैसे काम चलता था? रेवेन्यू असाइनमेंट्स। इनको क्या दी जाती थी? जागीर। क्या दी जाती थी? जागीर। तो जागीर किसे कहते हैं? रेवेन्यू असाइनमेंट्स। कैश में भी सैलरी दी जाती थी मगर कभी कभी। तो इसका आंसर क्या होगा? रेवेन्यू असाइनमेंट्स, जागीर के तौर पर उनको पेड किया जाता था। द रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाई अकबर वॉज कॉल्ड। अकबर का एक बहुत जो नवरत्न हुआ करते थे, तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, तो इसी तरीके से एक होते थे टोडरमल। टोडरमल, तो एक तरीके से टोडरमल क्या थे? इनके फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर।
तो टोडरमल ने एक तरीका अडॉप्ट किया था, उसका नाम था दहशाला पद्धति। क्या बोलते थे? दहशाला सिस्टम। दहशाला सिस्टम को ही रेवेन्यू असेसमेंट का जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो अकबर के टाइम पे, उसको क्या कहा जाता था? जब्ती। जब्ती बोल देते हैं या दहशाला सिस्टम। तो दहशाला सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था पूछेगा? टोडरमल ने। किसके टाइम पीरियड में था ये सिस्टम? अकबर के टाइम पीरियड में। इसी को क्या बोलते थे? जब्ती। द रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम क्या कहलाता था? जब्ती कहलाता था। द शेयर ऑफ प्रोड्यूस टेकन एज रेवेन्यू वॉज यूजली, कितना लेते थे? 1/3। कितना लेते थे? 1/3। 1/3 शेयर लिया जाता था इस दौरान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले किस जगह पर इंट्रोड्यूस हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल वाले रीजन में। कहां पर? बंगाल वाले रीजन में। कब किया गया था? 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। इसमें कह दिया गया कि अब हमेशा के लिए टैक्स को क्या किया जा रहा है? फिक्स किया जा रहा है। परमानेंट, स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। तो कब? 1793। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस एरिया में? बंगाल। सेकेंड आया, वन मेजर फ्लॉ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वॉज दैट। क्या कमी थी? परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी यह थी कि बहुत ऊंची दरें, रेवेन्यू की जो टैक्स की जो रेट थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा था? किसान उसको टाइम पर पे नहीं कर पाते थे। तो यही इसकी कमियां थी। तो देखते हैं, वन मेजर फ्लॉ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वॉज रेवेन्यू वॉज टू लो। अभी हमने बताया क्या रेवेन्यू क्या था? बहुत ज्यादा कर दिया गया था स्टार्टिंग में, यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। जमींदार इन्वेस्टेड हैविली इन लैंड, जमींदार फेल्ड टू पे रेवेन्यू ऑन टाइम। तो कौन सा हो गया? जमींदार फेल्ड टू पे रेवेन्यू। जमींदार समय पर पैसा नहीं दे पा रहे थे क्योंकि जो रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसके बाद रियोतवारी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेनली इन। रियोतवारी सिस्टम कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था? पहला कहां पर? साउथ इंडिया में। उसके बाद स्पेसिफिकली पूछ देगा तो कहां पर? मद्रास, मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास एंड बॉम्बे। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा। यहां पर क्या कहा गया? रैयत। रैयत शब्द से आया। रैयत का मतलब क्या होता है? पूछ सकता है। फार्मर, किसान। रैयत से बना रियोतवारी सिस्टम। तो रियोतवारी सेटलमेंट कहां? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कहां? मद्रास एंड बॉम्बे। तो रियोतवारी सेटलमेंट वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे। इसके बाद द इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस इन। इंडिगो, नील विद्रोह। नील विद्रोह ये यहां बंगाल में हुआ था। कहां पर? बंगाल वाले एरिया में हुआ था। यहां पर पीजेंट से जबरदस्ती क्या कराया जाता था? नील की खेती कराई जा रही थी, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। कब किया था? 1859-60 में। 1859-60 में क्या हुआ था? इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। मैनी पीजेंट्स फेल इनटू डेप्ट बिकॉज ऑफ। बहुत सारे किसान कर्ज में डूब गए। क्यों? लो टैक्सेस। लो टैक्स होगा तो क्यों नहीं हो सकता? हाई रेवेन्यू डिमांड। हाई रेवेन्यू डिमांड की वजह से क्या हो गए थे? बहुत सारे किसान कर्ज में डूब गए थे। फ्री ट्रेड होगा तो क्यों ही कर्ज में डूबेगा? सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहली चीज की होता क्या था? जिस भी राजा के कोई लड़का नहीं होगा, अपना सगा पुत्र नहीं होगा, वो क्या नहीं कर सकता? अडॉप्ट नहीं कर सकता। और जो उसका अंपायर होगा उसको किस में मिला लिया जाएगा? ब्रिटिश अंपायर में मिला लिया जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक? 1848 से लेकर 1856 तक। 1848 से 1856 तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड डलहौजी ने इसके द्वारा बहुत सारे जगहों को अपने ब्रिटिश अंपायर में मिलाया, जिसमें से कौन कौन? जैसे संभलपुर, सतारा, संभल, सतारा, जैतपुर, झांसी, उदयपुर। उदयपुर के साथ आपका
नागपुर, ये सारी जगहों को इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से मिला लिया था। बघाट, एक और जगह इसने बहुत इंपॉर्टेंट मिलाई थी, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, वो थी आपका अवध। लेकिन याद रखना है कि अवध को इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं मिलाया था। अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं मिलाया गया था, इस पर कुशासन का आरोप लगा था। कौन सा? कुशासन का आरोप लगाया गया था। कुशासन यानी कि माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके अवध को क्या कर लिया था? अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब मिलाया गया था? 1856 में। 1856 में। द एनेक्सेशन ऑफ अवध टुक प्लेस इन, एनेक्सेशन अवध का कब हुआ था? 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। अभी कैसे हुआ था? कुशासन, बैड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बता करके? बैड एडमिनिस्ट्रेशन बता करके लगाया गया था। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अवध पर सब्सिडियरी अलायंस, अवध पर सब्सिडियरी अलायंस कब यूज किया गया था? सब्सिडियरी, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस कब यूज किया गया? सब्सिडियरी अलायंस अवध में 1801 में। और फाइनली इसको कब मिला लिया गया था? 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रिवोल्ट इन कानपुर वॉज लेड बाय, कानपुर में जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो किसने लीड किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये नाना साहेब ने। नाना साहेब, नाना साहेब कौन थे? एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा सेकंड। पेशवा सेकंड के एडॉप्टेड सन थे कौन? नाना साहेब। इन्हीं के नेतृत्व में कानपुर में ये विद्रोह आगे बढ़ा था। कुंवर सिंह ने कहां पर लीड किया था? बिहार में। कहां पर लीड किया था? बिहार में। बेगम हजरत महल ने कहां पर लीड किया था? अवध या फिर लखनऊ, क्योंकि अवध का जो एरिया है वो लखनऊ और इसी में फैजाबाद जब मिला देते हैं तब ये क्या बन जाता है? अवध बनता है। तो लखनऊ ऑप्शन आए तो लखनऊ लगा देंगे, अवध ऑप्शन आए तो अवध लगा देंगे। तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने कहां से लीड किया था? अवध या लखनऊ से। बेगम हजरत महल किसकी वाइफ थी? वाजिद अली शाह की। किसकी? वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस कद्र। क्या नाम था? बिरजिस कद्र। तो कभी कभी क्या करता है, बेगम हजरत महल का नाम ना देके बिरजिस कद्र का नाम दे देता है कि लखनऊ में किसने लीड किया था? बिरजिस कद्र ने। बिरजिस कद्र किसका पुत्र था? बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई कहां से? झांसी से बिलोंग करती थी। इन्होंने नेतृत्व कहां पर दिया था? झांसी में नेतृत्व प्रदान किया था। रानी लक्ष्मीबाई पर संबंधित एक बहुत फेमस कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने ये लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल याद रखें। रिवोल्ट कब हुआ था? 1857। रिवोल्ट की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई 1857 को रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी। विद्रोह को कुंवर सिंह ने बिहार में लीड किया था, नाना साहेब ने कानपुर से लीड किया था। ये कौन थे? एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा सेकंड। बेगम हजरत महल वाइफ थी वाजिद अली शाह की, इन्होंने लीड किया था कहां से? लखनऊ या अवध से। बिरजिस कद्र इनका पुत्र था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान। आफ्टर 1857 द ब्रिटिश फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ, 1857 का रिवोल्ट हो गया। अब रिवोल्ट में ये इतना खतरनाक तरीके का रिवोल्ट हुआ है कि कैनिंग ने लिखा था कि कुछ राजा अगर हमारा साथ ना देते, यानी कि ब्रिटिशर्स का साथ ना देते, तो उसी समय हमारा बुरिया बिस्तर बंध गया होता। लॉर्ड कैनिंग कौन था? रिवोल्ट के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट हु वाज द गवर्नर जनरल? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 में गवर्नर जनरल। तो उसके बाद
यही गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता था, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता था, इसको क्या बोला जाने लगा, वायस राय। तो कभी कभी आप देखते हो कि वायस राय गवर्नर जनरल दोनों एक ही लिखा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1857 के विद्रोह के बाद एक एक्ट आया 1858 का, एक्ट ऑफ 1858, गुड गवर्नेंस एक्ट बोलते हैं इसको। कब आया था, 1858 में। उससे कुछ चेंजेस किए गए। तो चेंजेस क्या किए गए, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता था उसको अब क्या कहा जाने लगा, वायस राय। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, और पहला वायस राय भी कौन रहा, कैनिंग। यानी कि आप जान सकते हैं अंग्रेज सरकार ज्यादा कुछ नहीं किया, बस नाम चेंज किया था, लेकिन अलग अलग है। गवर्नर जनरल लास्ट कौन था, कैनिंग, और पहला वायसराय कौन था, कैनिंग। कब बना था, 1858 के एक्ट के बाद, यानी कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ये चेंजेस आए थे। तो वही पूछ रहा है, आफ्टर 1857 द ब्रिटिश फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ, ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, तो ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह से सबसे पहली एक जो चीज सीखी वो ये थी कि भारतीयों के धर्म, रिलीजन से छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसमें इंटरफियर नहीं करना है, क्योंकि अगर धर्म के साथ हस्तक्षेप होगा तो ये बहुत ही बुरे कंडीशन में हमको पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये किया। दूसरा क्या किया, नाम चेंज कर दिया। तीसरा क्या किया, जो सैनिकों की संख्या, इंडियन सैनिकों की जो ज्यादा संख्या होती थी उस संख्या को कम किया, और जो रेशियो था उसमें यूरोपियंस की संख्या को बढ़ाया। तो देखते हैं क्या, एग्रेसिव एनेक्सेशन नहीं, रिलीजियस रिफॉर्म कभी नहीं करना है, कह दिया कि बिल्कुल नाम नहीं लेना है, बिल्कुल धर्म के मामले में कोई इंटरफियरेंस, तो नॉन इंटरफियरेंस इन रिलीजन। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो गया, नॉन इंटरफियरेंस इन रिलीजन। ओके, इंटर इमीडिएट इंडिपेंडेंस कहां से देंगे, तो 1947 में मिलेगी। आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस एक एक के साथ होते जा रहे हैं। हो सकता है कि स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो, तो आप इसको बार बार करें, क्योंकि ये केवल 60 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में, और इसके साथ साथ आपका पूरा माइंड मैप बन रहा है हिस्ट्री का। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, और जो अभी हम एक एक चैप्टर वाइज भी लेकर के आएंगे, 15-15 मिनट में पूरे पूरे चैप्टर भी खत्म करेंगे, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखें, 10 ही क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं। द रिवोल्ट वॉज मोस्ट इंटेंस इन, सबसे ज्यादा खतरनाक रिवोल्ट का स्थिति कहां पर दिख रही थी, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। कहां पर, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। साउथ इंडिया पूरी तरीके से अछूता रहा, यहां पर रिवोल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, साउथ इंडिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ईस्ट में बहुत कम, थोड़ा सा ये बनारस वाले साइड में ही पड़ा था। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन, कब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था घटना, ये कब हुई थी, 1919 में हुई थी। इसको याद रखने के लिए एक सीधा सिंपल सा सिस्टम याद रखना है, 1917, 1918, 1919, 1920, 1970, 1918, 1919, 1920। इसके लिए आप याद रखेंगे चक्र। अब ये चक्र क्या है इसको देख लेते हैं। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में 2 सत्याग्रह हुए, कौन कौन से, एक अहमदाबाद, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा, ये दोनों ही कब हुए, 1918 में। 1919 में क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा हुआ, रॉलेट सत्याग्रह। और 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जिसको क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920। याद रखना है चक्र। गांधी जी का चक्र कब चला, 1917। CH चंपारण, ए अहमदाबाद, के खेड़ा, आर रॉलेट और ए असहयोग। तो आपने एक साथ सारे के सारे महात्मा गांधी के आंदोलनों को देख लिया। जलियांवाला बाग किससे रिलेटेड था, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में जब लोग खड़े हुए थे। कहां पर, अमृतसर के, अमृतसर में, अमृतसर कहां पड़ता है, पंजाब में। अमृतसर कहां पड़ता है, पंजाब में। अमृतसर में एक जगह थी जलियांवाला बाग, एक मैदान, जहां पर लोग वैशाखी के दिन, कौन सा दिन था, वैशाखी। वैसाखी कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919। यहां पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और इसके बाद बहुत सारे लोग भारतीय यहां पर मारे
गए थे। तो याद रखना, मैप में भी क्वेश्चन आया था, जलियांवाला बाग और पंजाब में लगा होता है निशान, पहचानना होता है। तो कहां पर? पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। और भी आपने सारे मूवमेंट्स देख लिए। 1917 में कौन सा हुआ था? चंपारण। 1918 में 2 अहमदाबाद, फिर उसके बाद खेड़ा। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह और ए से असहयोग या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 1930 में। कब लॉन्च हुआ था? 1930 में। तो ये इसकी डेट थी 12 मार्च 1930। कहां से लॉन्च हुआ था? कहां से स्टार्ट हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी कहां से? अहमदाबाद में ये गांधी जी का जो आश्रम था, जिसका नाम था साबरमती आश्रम। कौन सा? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था विद 78 फॉलोअर्स। कितने फॉलोअर्स के साथ? 78 फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट हुआ था। और ये 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के कब कंप्लीट हुआ? 6 अप्रैल 1930। यानी कितना दिन का समय लगा? 24 दिन, 24 डेज। कितनी दूरी तय की थी? 240 माइल्स। 240 माइल्स या 390 किलोमीटर। और यहां पर जाकर के गांधी जी ने क्या तोड़ा था? सॉल्ट लॉ। क्या तोड़ा था? सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना था? क्योंकि गरीब और अमीर दोनों को जोड़ने वाली चीज क्या है? सॉल्ट। बहुत ही नेसेसरी है हमारे लिए सॉल्ट, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चुना था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बार में समझेंगे, 12 मार्च और कहां? 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। कहां पर जाके खत्म हुआ था? दांडी। दांडी कौन सी जगह थी? कोस्टल रीजन था, जहां पर क्या बनाया जाता था? नमक। वहां पर जाकर नमक कानून को तोड़ा। कहां से शुरुआत हुई थी? अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। जब पूरा हुआ तो हजारों लाखों लोग जुड़ चुके थे इस अभियान में। कितने दिन का समय लगा? 24 दिन, 240 माइल्स। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। 1931 याद रखना है आपको, डेट का उतना वो नहीं है, लेकिन ये डेट इसलिए थोड़ा सा याद रहती है क्योंकि भगत सिंह की फांसी से कुछ टाइम पहले ही ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। इसीलिए ये थोड़ा सा विवाद में रहता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था। गांधी जी ने एक शर्त रखी थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो अभी हमने पीछे देखा 1930 में हुआ था, उसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या कर दिया जाए? रिलीज कर दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। और इरविन ने क्या कहा था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रही थी? लंदन में। तो उसमें जाकर के कांग्रेस शामिल हो, ये किसकी डिमांड थी? इरविन की। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी? 3 हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट हुई थी 1930, सेकेंड हुई थी 1931 और थर्ड हुई थी 1932। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट में भी कांग्रेस नहीं गई थी, थर्ड में भी नहीं गई थी, सेकेंड में गई थी। और किसकी वजह से? गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1931 में। इसके बाद आता है द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाई। सबको मालूम है, करो या मरो, करो या मरो। यही स्थिति आपकी भी है इसमें। मरो का अर्थ यहां पर यह नहीं कि मर जाना है, मरो का मतलब जिस स्थिति में हो, जिस सिचुएशन में आप हो, उसी सिचुएशन में फिर बने रहो, फिर रोना मत बाद में, ये एक मतलब है। वैसे ही इन्होंने कहा था डू और डाई। तो गांधी जी ऐसा नहीं था कि यहां पे हिंसा के लिए कह रहे थे। गांधी जी क्या कह रहे थे? करो, या तो आप कुछ करने का टाइम आ गया है, या तो फिर जैसे घुट घुट करके जी रहे हो वैसे ही जीते रहो। बिल्कुल यही आपके लिए एकदम परफेक्ट टाइम आ चुका है। अगर अब भी आप नहीं पढ़ने में दिमाग लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर तो जैसा आपका चल रहा वैसा ही चलने वाला है। तो स्लोगन किसने दिया था? मालूम चल चुका है, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था?
अगस्त, 8 भी मिलता है 9 भी मिलता है, 8 या 9 अगस्त, क्योंकि मिडनाइट में बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, इसलिए 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को कहां से, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक से स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। अब आपके लिए भी करने का वक्त आ चुका है। 55th, द इमीडिएट कॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज, अभी बताया था कि सॉल्ट को लेकर के, इसीलिए सॉल्ट लॉस क्या थे, पहली चीज अंग्रेजों की मोनोपोली थी। मोनोपोली की मतलब एकाधिकार हुआ करता था कि सॉल्ट केवल और केवल कौन बनाएगा, अंग्रेज ही बनाएंगे, इसको खत्म करने की डिमांड थी। दूसरी डिमांड क्या थी कि इस पर सॉल्ट पर टैक्स लेते थे, इसको खत्म करो, इसको लेकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इनिशियली, यानी कि शुरुआत में संविधान सभा जो थी उसमें कितने मेंबर्स थे, तो शुरुआत में 389 मेंबर्स होते थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 389 मेंबर्स होते थे, 389 में से 292 होते थे प्रोविंसेस से, उसके बाद 4 होते थे चीफ कमिश्नरी से, और 93 होते थे प्रिंसली स्टेट्स से। किससे, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देशी रियासतों से 93, तो इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए 389। लेकिन ये तब की स्थिति थी जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, फिर उसके बाद जब इंडिया का पार्टीशन हो गया तो इंडिया में कितनी रह गई थी, ये 389 की जो संख्या थी ये घट करके कितनी रह गई 299, तो लास्ट में कितनी रह गई थी 299। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन करके तैयार हुआ तो उसमें कितने लोगों ने साइन किया था, 284 मेंबर्स ने साइन किया था, कितने में 299 में, कितने में 299 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि महात्मा गांधी वाज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी प्रारूप समिति, इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। भीमराव अंबेडकर के साथ इसमें टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, 7, यानी कि भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, 1947 में। उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर। लेकिन कभी कोई पूछेगा कि संविधान किसने बनाया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भीमराव अंबेडकर, ना कि संविधान अकेले उन्होंने बनाया था। संविधान को बनाने में 389 लोग थे शुरुआत में, फिर पार्टीशन के बाद भारत में कितने रह गए, 299, याद रखना है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, कब लागू हुआ, कब प्रभाव में आया, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है एडॉप्ट, कब एडॉप्ट किया गया, तो एडॉप्ट, या रेडी कब हुआ, तो रेडी हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। कब रेडी हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, इफेक्ट में कब आया, इन्फोर्स कब कर दिया गया, तो वो 26 जनवरी 1950, जिसको क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, जो कल हम मना करके आए हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, इफेक्ट में 26 जनवरी 1950। बन के तैयार कब हुआ था, अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर के आया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर के आए थे 13 दिसंबर 1946। डेट के साथ याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को। कौन, जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू।
और जवाहरलाल नेहरू ने ये इसको इंट्रोड्यूस किया था कि इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चल करके प्रियम्बल यानी बना था। प्रियम्बल का गार्जियन एक तरीके से कौन हो गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही निकला था प्रियम्बल। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, इंग्लिश वॉज टू कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर, इंग्लिश कितने सालों तक के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज शुरुआत में बनाई गई थी, 15 साल के लिए, लेकिन वोट बैंक और स्थिति को देखते हुए इसको आगे भी कंटिन्यू किया गया। याद रखना है हमारी राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, हिंदी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी दो हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, दो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को किस शेड्यूल में लिखा गया है, किस शेड्यूल में लिखा गया है लैंग्वेजेस को, तो 8th शेड्यूल में लिखा गया है। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमने पूरा किया, कंप्लीट किया 60। आपने देखा होगा ज्यादा 200 से भी ज्यादा 250 के क्वेश्चन के आसपास अगर आप एक एक देखेंगे तो सब में 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चंस को हमने कवर किया। ऐसे ही हम आने वाले दिनों में एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अनुसार भी लाते जाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसको बार बार देखें, जिससे कि कहीं पर भी ये आपका पूरी हिस्ट्री का एक बहुत रैपिड रिवीजन कहा जा सकता है। थैंक यू।